Hey, this is me, Asmita Shukla, and you are watching SS Coaching Classes YouTube channel. Today we are going to start the chapter Atomic Structure, which is very basic and important as well. So, this chapter deals with the nature of science or science of nature. It has deep meaning. Let's move on. These are the scientists from which this chapter has been made. The discovery of electron by J.J. Thomson to discovery of neutron by James Chadwick. So let's start the chapter. We will go through with the very basic Dalton atomic model. As we know, the first is elements are composed of minute individual particle called atom. एलिमेंट का सबसे इंडिविजुअल पार्टिकल एटम होता है. Atoms of some element are like in shape and size. वो सेम एलिमेंट के एटम जो होते हैं वो सेम होते हैं शेप एंड साइज में. एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड साइज. डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनके मास अलग होते हैं और साइज भी अलग होता है. केमिकल कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ 2 or more atoms or different element. So all these we have already read in lower classes, so just go through it. Atoms always combine in simple whole number ratio. मीन जैसे होता है ना कि NaCl, तो Na1 है एक होल नंबर, Cl भी 1 है. ऐसा तो है नहीं कि Na half Cl 3/4 समथिंग, ऐसा तो होता नहीं है. Chemical reaction only arrange how atoms are combined in chemical compound. Atoms themselves doesn't change. जैसे कि अगर हम कोई chemical reaction ले लें कि सिंपल सा C+O2 tends to CO2, तो कार्बन भी एक ही रिएक्टेंट साइड भी है, कार्बन एक प्रोडक्ट साइड भी है. O के 2 ही मॉलिक्यूल, मतलब O का 2 एटम ही रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड है, तो एटम के नंबर तो इक्वल है, बस the thing is they get rearranged. So the next topic is CRT experiment or discharge tube experiment. I know बहुत थोड़ा जल्दी हो रहा है, पर this is a very basic, so just let go through it. तो CRT experiment में हुआ क्या कि एक चेम्बर लिया गया, दिस ट्यूब जैसा कुछ, ठीक. एक तरफ कैथोड लगाया गया, एक तरफ एनोड लगाया गया. अब जो ये एनोड थे उसमें कुछ पोर्स होने थे. पोर्स होना ज़रूरी था. वो क्यों था? वी विल सी इट लेटर, ठीक. अब इसको एक हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया और इसमें लो प्रेशर किया गया. वैक्यूम के थ्रू हम प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें हमने लो प्रेशर किया और फिर हाई वोल्टेज किया. तो व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर हम एक विजुअलाइज देख रहे थे कि कुछ तो है जो कैथोड से निकल करके एनोड की होल से होते हुए इस स्क्रीन पे कुछ कोलाइड कर रहा था. अब इस स्क्रीन को हमने फ्लोरेसेंट कोटिंग कर दिया विद द सुटेबल मटेरियल जिंक सल्फाइड. इससे क्या होता है कि अगर कोई चीज़ पे हिट करती है तो वो एक शाइन देता है. तो जब हम देखें कि कैथोड से जो कुछ भी रिलीज़ हो रहा था और एनोड के पोर से होते हुए इस पर हिट कर रहा था, तो कुछ इसमें शाइन आ रही थी. तो फिर ये हुआ कि मतलब कि पहले तो इनिशियली वी थॉट कि ये लाइट है, तो बाद में इसको फिर वोल्टेज का कुछ ऊपर नीचे किया गया. मीन्स जब भी वोल्टेज हाई किया गया तो ग्लो ज़्यादा हुआ, वोल्टेज कम किया गया तो ग्लो कम हो गया. तो इससे समझ में आया कि ये जो भी ग्लो है, मतलब जिस भी वजह से ग्लो आ रहा है, इधर इट इज़ लाइट और एनी पार्टिकल, इट इज़ डिपेंड अपॉन द वोल्टेज एंड प्रेशर, ठीक. तो फिर बाद में जब ये रियलाइज, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट बार बार हुए, तो फिर हम कैथोड के रेस की भी एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, तो उसमें समझ में आएगा कि ये एक लाइट नहीं, एक पार्टिकल है. तो फिर फाइनली इसका डिस्कवरी हुआ कि हाँ ये एक पार्टिकल है, ऐसा कुछ. अब हम ये देखते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि लो प्रेशर और हाई वोल्टेज ही क्यों. तो अभी ये एक एटम है, अभी ये की न्यूक्लियस है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है. अब इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में है, उसको ब्रेक करने के लिए हमको कुछ मतलब हैवी चाहिए रहेगा, ताकि इन दोनों की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो टूट सके.
तो हाई वोल्टेज देने पर इन दोनों की बॉन्ड टूट सकती है और लो प्रेशर रहने पे कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो इसके लिए हाई प्रेशर लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज रिक्वायर होता है कि जो यह कैथोड है वहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बना रहे, मतलब हो सके। अब देखते हैं, जब न्यूट्रल एटम है तो उसकी इलेक्ट्रॉन और प्लस कैटायन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो कैथोड से एनोड की तरफ गए होंगे, तो उसको हम कैथोड रेज बोल दिए क्योंकि वो कैथोड से रिलीज हुए थे। और जो कैटायन थे वो उल्टा गए, मतलब एनोड से कैथोड की तरफ, तो उनको हम एनोड रेज कह दिए। अब जो ये एटम है वो न्यूट्रल होते हैं। अब हम कोई भी गैस उस चेम्बर में या उस ट्यूब में कोई भी हम गैस फिल करें, उसके इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे। जैसे मान लो O2 गैस फिल की या N2 गैस फिल की, उसके इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा वो तो सेम है, पर जो कैटायन है वो तो डिफरेंट है ना। अब देखो O2 प्लस एक अलग कैटायन है, N2 प्लस एक अलग कैटायन है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कैथोड रेज तो सबके लिए सेम होगी, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था। पर जो एनोड रेज है वो सबके लिए सेम नहीं होगी, वो गैस पर डिपेंड करेगी। तो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज देखते हैं। कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स एनोड। अब कैथोड रेज नाम ही इसलिए पड़ा था क्योंकि वो कैथोड से स्टार्ट हो रहा था और एनोड की तरफ जा रहा था। These rays are individual but cause fluorescent material to glow when hit by them. ये थे तो इनविजिबल, पर जब ये फ्लोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड पे हो रहे, मतलब हिट कर रहे थे, तो हिट कर रहे तो ग्लो कर रहे थे। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, अभी इसकी भी जो कुछ मतलब है प्रॉपर्टी, भी हम आगे एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे इसको। तो इन दोनों के एब्सेंस में वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही थी, जो भी इनकी फ्लो थी। कैथोड रेज का शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ पाथ प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट ऑन ए स्मॉल पैडल व्हील। अब हम उस चेम्बर में, अब जैसे अभी हम यहाँ पे कोई व्हील ऐसे रखते और जब ये कैथोड रेज पास करती इस पर, तो क्या था, जो ये बहुत हल्की व्हील थी, पर ये कैथोड रेस के टकराने से ये व्हील मूव कर रही थी। तो इससे ये समझ में आता है हमको कि कैथोड रेड इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कोई भी पार्टिकल हो पर पार्टिकल से बना हुआ था, कि वो लाइट नहीं थी जो पहले हमको समझ में आ रहा, मतलब हमको क्या, वो साइंटिस्ट थॉमसन को जो समझ में आ रहा था कि ये क्या कहते हैं, ये वो लाइट है कि बार बार वो ग्लो कर रही थी, वो हमको जो भी शक हो रहा था जैसा वो भी। तो जब ये हिट किया ये, तो फिर मूव की। अब अगर ये लाइट होती, मान लो हम यहाँ से टॉर्च को जलाते और यहाँ पे व्हील रखते, तो क्या ये व्हील मूव करती? नहीं मूव करती। तो इससे ये समझ में आया जो भी कुछ हो रहा था जिसकी वजह से ये, मतलब जो ये फ्लोरेसेंट कोटिंग थी वो शाइन कर रही थी, वो लाइट की वजह से नहीं, किसी पार्टिकल के वजह से थी। नेक्स्ट इज कंसिस्ट ऑफ negative charge particle fast moving and are deflected by electric and magnetic field। और जो कैथोड रेज थी वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बनी हुई थी और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती थी। अभी ऊपर एक पॉइंट था कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दिस रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, और अगर ये दोनों है तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। Characteristics of cathode rays independent of nature of electrode or nature of gas present in it। जो कैथोड रेज थी वो इलेक्ट्रोड के मटेरियल या फिर गैस के मतलब कैरेक्टरिस्टिक पर नहीं डिपेंड करती थी, जबकि एनोड रेज करती थी, क्योंकि उनकी कैटायन अलग होती थी तो वो डिफरेंट गैस के लिए डिफर होती थी। कैथोड रेज पेनिट्रेट थ्रू थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम एंड मेटल। कैथोड रेज थी वो पेनिट्रेट कर सकती थी, मतलब जैसे कोई एक थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम है तो उससे वो पास कर सकती थी, पर थिन शीट मतलब बहुत ज़्यादा थिन शीट, जितना हम इमेजिन कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा थिन शीट हो तो फिर ही पेनिट्रेट करेगी। दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। चार्ज टू मास रेशियो इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर कैथोड रेज। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
कि जो चार्ज टू मास रेशियो है वो 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी थी। अब इसकी डिस्कवरी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ, तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? ये बहुत अलग सा है कि पहले इलेक्ट्रॉन की चार्ज या मास के डिस्कवर होने से पहले उन दोनों का रेशियो डिस्कवर हो गया था। तो हुआ क्या कि एक चेम्बर लिया गया पहले जैसा ही, मतलब वही पहले वाला एक तरीके से, ये कैथोड ये एनोड। और जब यहाँ से वो रेस पास की तो पहले तो जब कुछ नहीं था तो फिर वो स्ट्रेट लाइन में पास की। जब हम वो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएं तो फिर वो नीचे की तरफ मतलब डिफ्लेक्ट हुई। ऐसा नहीं कि साउथ ऊपर था, साउथ पोल ऊपर थी, नॉर्थ पोल नीचे थी, या इसका वाइस वर्सा, कुछ नहीं। मतलब लगाया गया, मतलब इस उस तरफ थी साउथ पोल या नॉर्थ पोल, इस तरफ थी उसका उल्टा। तो फिर जब मैग्नेटिक फील्ड आया तो फिर वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी। अब और जब दोनों को लगाया गया तो फिर ये हुआ कि मतलब फिर भाई कौन सा ऊपर, मतलब कैसे डिफ्लेक्ट होगी, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, या इक्वल डिफ्लेक्ट होगी, तो या डिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। तो फिर जब भी दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल की गई तो वो क्या, मतलब कुछ एडजस्टमेंट किया गया और दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल की गई तो दोनों डिफ्लेक्शन कैंसिल आउट हो गया और वो एक स्ट्रेट लाइन में पास होने लगी। तो इससे हमें समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हुआ तो फिर वो स्ट्रेट लाइन में पास हुई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू ये चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू बी ई वी। अब इन सब में और एक ये भी था बी ई वी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इन सब से हम कैलकुलेट किए और हमको ई बाई एम का रेशियो मालूम चला, ई अपॉन बी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये भी, इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं, ये 12th का पार्ट है, मैं बस एक समझाने के लिए थोड़ा सा ओवरव्यू जैसा दे रही थी। तो ऐसे हम चार्ज टू मास रेशियो हमने मालूम कर लिया। उसके बाद फिर जब भी मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आया तो उससे हमने चार्ज मालूम किया इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें क्या था, इन्होंने एक चेम्बर लिया, उसमें 2 प्लेट फिट की। पहली प्लेट पॉजिटिव प्लेट थी और दूसरी प्लेट नेगेटिव प्लेट थी। और फिर इन दोनों के बीच में एक माइक्रोस्कोप फिट किया। उसके बाद और एक तरफ एक्सरे सोर्स फिट किया और एटमाइज़र फिट किया, इसमें ऑयल थी और वो एक स्प्रे की तरह थी, जैसे हम बार्बर वगैरह के पास जाते हैं हेयर कट कराने के लिए तो जो बाल पे स्प्रे जैसा मारता है, एकदम वैसे ही। ठीक, तो इसमें क्या किया और यहाँ तो फिर जब एटमाइज़र से इसने ऑयल स्प्रे किया तो ऑयल पूरे स्प्रेड हुई यहाँ पे। और पॉजिटिव प्लेट में बहुत छोटा सा एक होल किया, इतना छोटा पोर था कि सिर्फ एक, मतलब एक ऑयल ड्रॉप एक टाइम में जा सकती थी, बहुत ज़्यादा छोटा पोर था। तो जब भी उन्होंने एटमाइज़र से ऑयल स्प्रे किया और इस होल से ऑयल की ड्रॉप नीचे गई तो एक्सरे पास करवाई गई। तो जो यहाँ पे जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसमें क्या किए, उधर से इन्होंने इलेक्ट्रॉन, जो गैस के मॉलिक्यूल के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो रिलीज़ करवा दी। एक्सरे की एक क्वालिटी होती है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन जब रिलीज़ करवा दिए तो ये ऑयल ड्रॉप से जो भी इलेक्ट्रॉन वगैरह रिलीज़ हुए वो ऑयल ड्रॉप से जा कर के ऑयल ड्रॉप उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब ऑयल ड्रॉप पे 2 फोर्स लग रही होंगी। जब अब ये नेगेटिव चार्ज हो गया ना और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट भी थी तो रिपल्शन भी होगा। अब देखो, अब ऑयल ये नेगेटिव चार्ज पे एक तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशन वो फोर्स वर्क कर रही है mg, और ऊपर की तरफ ये QE रिपल्शन वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रही है। ये FBD है, फ्री बॉडी डायग्राम। ये आगे काइनेमेटिक्स वगैरह में जब भी NLM आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स में, तो हम उधर पढ़ेंगे। पर इधर एक जस्ट ओवरव्यू है, इतना टफ भी नहीं, समझ में आ रहा होगा। तो एक मतलब फिर उन्होंने क्या किया कि ये नेगेटिव की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर दी। तो मतलब एक टाइम पर ऐसे किया कि दोनों फोर्स इक्वल हो गई, mg भी इक्वल, mg और QE दोनों आपस में इक्वल हो गई। तो अब Q क्या है यहाँ पे, Ne, मतलब कि जो n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इसमें एब्जॉर्ब हुए होंगे ना। ऑयल पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए वो तो हमको पता नहीं है, तो हम n मान लेते हैं और Q इसकी चार्ज हो गई तो Ne। तो यहाँ से हम mg इज इक्वल टू Ne इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड
और इससे हम मतलब कैलकुलेट करते गए तो ई की वैल्यू निकल आई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। पर एक बहुत मतलब एक बात इन्होंने नोटिस की कि जितनी बार भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया ई की वैल्यू हमें मतलब सॉरी क्यू की वैल्यू हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में आ रही थी, मतलब कि मतलब कभी 4 आई कभी 6 आई, या ऐसे मतलब इंटीग्रल फॉर्म में 1.5 7.6 ऐसा कुछ नहीं आ रही थी। तो यानी उन्हें कैलकुलेट करते गए और फिर इलेक्ट्रॉन के चार्ज उन्होंने इतना मतलब इतना उन्होंने फाइंड किया।